नमस्कार आप सभी को। आज बिहार के बारे में बात करते हैं। बिहार से जो भी लोग प्यार करते हैं और दुनिया के किसी भी कोने में हो, बिहार के लिए जरूर चिंता करते हैं। साल में एक बार दिवाली, छठ या होली में जरूर ट्राई करते हैं कि एक बार फैमिली के साथ गेट टुगेदर हो और बिहार आए। अभी तो चुनावी सरगर्मी है और विभिन्न मंचों पर संवाद हो रहे हैं बिहार के बारे में। दोस्तों, बिहार की ये दुर्दशा कैसे हुई, बिहार कैसे पिछड़ गया। बिहार से कई अनेक विभूति हुए। ये तो बुद्ध और महावीर की पावन भूमि है। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर, अभी खेल जगत में महेंद्र सिंह धोनी, जो कि अब झारखंड हो गया। कई विभूति बिहार से हुए और बिहार का नाम रोशन किए। पर बिहार कहाँ पिछड़ गया, कैसे बिहार की यह स्थिति हुई, तो थोड़ा इतिहास में चलते हैं। बिहार में एक जमाने में बिहार में मगध साम्राज्य था और मगध राजवंश के सम्राट अशोक थे, जिन्हें कौन नहीं जानता है, और कैसे वो बुद्ध धर्म को अपनाए और फिर अनेकों डेवलपमेंट के काम उन्होंने किए। आज भी जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल सील है वो अशोक स्तंभ है। एक आईपीएस ऑफिसर के कंधे में भी वो जो स्टार के साथ लगा रहता है वो अशोक स्तंभ है, जिसमें 4 लायन रहते हैं। So that is the official emblem of Government of India, official seal of the Government of India. फिर गुप्त वंश आया। गुप्त वंश को भारत का स्वर्णिम काल कहा जाता है, यही बिहार में ही चंद्रगुप्त। और उसी वक्त नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई। कुमार गुप्त ने नालंदा यूनिवर्सिटी बनाया, जहां विश्व से लोग पढ़ने आते थे। जैसे आज यूएस और यूरोप के यूनिवर्सिटीज में जाते हैं लोग, फॉरेन से बिहार के नालंदा में आते थे। आर्यभट्ट, नागार्जुन यहाँ के प्रोफेसर थे। पटना के पास जो खगोल जो जगह है, जहाँ के आर्यभट्ट थे और खगोल शास्त्री थे, उन्हीं के नाम पे, जिन्होंने जीरो इन्वेंट किया, जिन्होंने वर्ल्ड को जीरो दिया। तो ये बिहार की लीगेसी थी, ये बिहार का कल्चर था। हम उस कल्चर से, उस ट्रेडिशन से आते हैं। फिर दोस्तों, आक्रांताओं का हम पर आक्रमण हुआ और बख्तियार खिलजी ने पूरा नालंदा यूनिवर्सिटी ही जला दिया। कहते हैं महीनों तक वो जलता रहा, क्योंकि इतनी किताबें, इतनी पुस्तकें थी उसके लाइब्रेरी में। गवर्नमेंट कर रही है उसको रिनोवेट। अभी रिसेंटली मोदी जी ने कुछ इनॉग्रेशन किया है नालंदा में, और उसको हम लोग प्रमोट कर रहे हैं, और जरूरी भी है। फिर दोस्तों, ब्रिटिशर्स आ गए, अंग्रेजों का बोलबाला हो गया और बिहार में जमींदारी सिस्टम हो गई। क्योंकि गैंगेटिक प्लेन के पास था ये, तो लोग खेती करते थे, फार्मर्स थे, और ब्रिटिशर्स इनसे टैक्स कलेक्ट करते थे। पहले ये सब एक था, बंगाल, उड़ीसा, बिहार सब एक ही था। फिर बाद में 1913 में विभाजन हुआ,
तो बिहार अलग हो गया। बिहार दोस्तों मिनरली बहुत रिच था। यहाँ पे कोयला था, आप जानते हो धनबाद में कोयला था। और टाटा जी ने जमशेदपुर को चुना स्टील प्लांट बनाने के लिए। टाटा नगर बनाया, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, जिसको पहले टेल्को और टिस्को कहते थे, बोकारो स्टील प्लांट बना। तो दोस्तों बिहार जो स्थिति आज है वो नहीं थी पहले एक जमाने में। यहाँ इंडस्ट्रीज थे। कहते हैं भारत का 40% शुगर केन, जो शुगर मिल्स थे वो बिहार में थे, जो अब 2% हो गए हैं। तो चीनी मिल हर जगह था, बहुत चीनी मिल थे। एंड बिहार वाज कल्चरली, एजुकेशनली, इकोनॉमिकली, इट वाज इन द टॉप इन इंडिया। तो ऐसा क्या हुआ कि दोस्तों बिहार एकदम से पिछड़ गया? तो फिर देश आजाद हुई और अराउंड 1952 नेहरू जी की सरकार थी और एक फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी लेके आए उन्होंने। ये पॉलिसी क्या था? तो इंडस्ट्रीज वहां फॉर्म होते थे जहां पे रॉ मटेरियल्स नजदीक हो, जैसे कोयला और बाकी रॉ मटेरियल्स नजदीक थे, तो टाटा जी ने स्टील प्लांट यहां बनाया। तो तब की सरकार ने यह सोचा कि फिर तो इंडस्ट्रीज इन्हीं जगह बनेंगे, इसी बेल्ट में बनेंगे, और बाकी जो देश हैं, बाकी जो राज्य हैं वो पिछड़ जाएंगे। तो ये एक पॉलिसी लेके आए कि रॉ मटेरियल्स के ट्रांसपोर्ट पे सब्सिडी देंगे। तो अभी अगर तमिलनाडु में कोई कंपनी कोई फैक्ट्री लगाएगा और रॉ मटेरियल धनबाद से कोयला मान लो मंगवाएगा, तो उसे सब्सिडी सरकार देगी। तो फिर कोई अंतर नहीं रहेगा, आप धनबाद के नजदीक लगाओ या तमिलनाडु में लगाओ। तो नेचुरली एक प्रोग्रेशन हुआ, एक थॉट प्रोसेस बदल गया और लोग सोचे कि चलो पोर्ट्स के आगे, पोर्ट्स के पास इंडस्ट्रीज बनाते हैं। और फिर क्योंकि पोर्ट से इंटरनेशनल ट्रेड शुरू हो गया, फॉरेन ट्रेड शुरू हो गया, इसलिए आप देखो महाराष्ट्र, गुजरात, यहाँ पे ज्यादा फैक्ट्रीज लगी और धीरे धीरे बिहार में फैक्ट्रीज कम होते गए। साथ में दोस्तों 1960 से लेकर 1990 तक का ये पॉलिटिकली मोस्ट अनस्टेबल स्टेट रहा। 30 साल के अंदर बिहार में लगभग 30 मुख्यमंत्री बने। सोचो 30 साल के अंदर 30 मुख्यमंत्री। और 1990 में लालू जी बने, लालू जी की सरकार आई। कास्ट पॉलिटिक्स हुआ, तो कास्ट पॉलिटिक्स से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो आ गई, लेकिन इकोनॉमिकली इंस्टेबिलिटी नहीं आई। इकोनॉमिकली बिहार पिछड़ता गया, पिछड़ों को वॉइस मिला, लेकिन इकोनॉमिकली बिहार को कोई ज्यादा लाभ हुआ नहीं। और दोस्तों करप्शन बढ़ता गया। बिहार में लोग जानते हैं क्या स्थिति थी लॉ एंड ऑर्डर की। जीएसटी के जगह आरडीटी था। आरडीटी मतलब रंगदारी टैक्स। कोई भी बिजनेसमैन वहां उद्योग लगाना नहीं चाहता था, बाहर से आके किडनैपिंग होती थी। और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत ही खराब थी। अनएम्प्लॉयमेंट था, पॉवर्टी चरम सीमा पे थी। तो फिर बिहार धीरे धीरे पिछड़ता गया दोस्तों, जबकि बाकी राज्य उस टाइम पे 90s में
लिबरलाइजेशन शुरू हो गया था, मनमोहन सिंह ने लिबरलाइजेशन लाया था, इकोनॉमी ओपन हो गई थी, और हम बिहार में लालू की सरकार थी और हम कुछ नहीं कर पा रहे थे। हम अपनी परिस्थितियों में ही जूझ रहे थे और कमोबेश स्थिति कोई बहुत बेहतर नहीं हुई है। वी आर ऑन द पाथ ऑफ इम्प्रूवमेंट, थिंग्स हैव स्टार्टेड चेंजिंग, but governance is there, but not at the level which was expected. आज बिहार का कंट्रीब्यूशन कितना है? 2-3% है पूरे जीडीपी में भारत के। तो दोस्तों, बिहार को कैसे आगे लेके आए, क्या किया जाए जो बिहार आगे आए? एज ए सिटीजन ऑफ, एज ए नेटिव ऑफ बिहार, ये हमारा दायित्व है कि हम इसके बारे में चिंता करें। और बिहार से कई बुद्धिजीवी हुए जो कि आज विदेशों में बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं, बड़े कंपनीज में सीईओज हैं। आईएएस आईपीएस तो अनगिनत हुए जो बिहार से अभी डिपार्टमेंट में सेक्रेटरीज बने बैठे हैं। प्रोफेसर्स, पॉलिटिशियंस, हर क्षेत्र में टैलेंट की कमी नहीं है, पर यहाँ के टैलेंट का एक्सोडस हुआ, वो दूसरे जगह जाके वहाँ की इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करने लगे, क्योंकि उन्हें यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिली नहीं, पलायन होने लगा। क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्रीज थे नहीं, फैक्ट्रीज थी नहीं, तो चीप लेबर्स थे, वो पंजाब में, गुजरात में जाने लगे। लेकिन हमारे यहाँ अगर इंडस्ट्रीज होती, फैक्ट्रीज होती पंजाब की तरह, गुजरात की तरह, तो ये जो लेबर्स थे इनका पलायन नहीं होता, इनका एक्सोडस नहीं होता। तो पहला फर्स्ट प्रायोरिटी विल बी टू फॉर्म इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। जैसे चीनी मिल थे पहले, आजकल इथेनॉल प्लांट्स बन रहे हैं, तो वो बनाने होंगे जिससे ये चीप लेबर्स जो है इनका एक्सोडस ना हो, ये दूसरे राज्य ना जाए, ये हमारे ही राज्य में रहे। सेकेंडली, एजुकेशन पे काम करना पड़ेगा। हमारे लड़के लोग आईआईटीज क्लियर करते हैं, यूपीएससी क्लियर करते हैं, लेकिन कोचिंग लेने कोटा जाते हैं, इलाहाबाद जाते हैं, दिल्ली आते हैं। आजकल तो ऑनलाइन है, यूट्यूब पे चलता है कोचिंग, तो जाने की जरूरत नहीं है, बहुत फ्री कोर्सेज भी हैं, तो वो कहीं गांव से बैठ के भी वो ले सकते हैं। उन्हें कोटा और दिल्ली और इलाहाबाद जाने की जरूरत नहीं है। और अच्छे यूनिवर्सिटीज, अच्छे प्रोफेसर्स को रिक्रूट किया जाए, एक क्वालिटी एजुकेशन बनाया जाए। जो टीचर्स, प्राइमरी टीचर्स, और जो स्कूल की बिहार में हालत है, जो टीचर्स जिन्हें कुछ बेसिक्स चीज नहीं आते और वो टीचर बन के बैठे हैं, प्रोफेसर्स हैं जो जिनको ककारा नहीं आता है और वो प्रोफेसर और रीडर और लेक्चरर बन के बैठे हैं और सरकार से सैलरी उठा रहे हैं। तो ये चेंज करना पड़ेगा। ये इंटायर यूजीसी को सोचना होगा कि कैसे वो क्वालिटी रिक्रूटमेंट करे, कैसे अच्छे प्रोफेसर्स को बिहार में लेके आए तो एजुकेशन बढ़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना पड़ेगा। अभी बिहार में पुल गिर गई, एक जगह पुल बन गई लेकिन दोनों तरफ रोड ही नहीं था। कहते हैं चाइना से सीमेंट मंगवा लिया, करप्शन हो गई। इंजीनियर्स, चीफ इंजीनियर्स, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर्स, सब पे करप्शन के चार्जेस हैं, जो मीडिया में आया। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड डिपार्टमेंट, वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट, ये एक कमाई का एक जरिया बन गया। बिहार में फ्लड आता है, नॉर्थ बिहार में फ्लड आता है और साउथ बिहार में सूखा आता है। दोनों बिहार त्रस्त रहती हैं, दोनों हिस्से बिहार के।
तो क्या ऐसा सिस्टम नहीं बनाया जाए जो बिहार के नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार को कनेक्ट किया जाए और नॉर्थ बिहार का जो पानी है उसको साउथ बिहार में चैनलाइज कर दिया जाए, तो दोनों का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। टूरिज्म को बढ़ाना चाहिए। मैं खुद मुजफ्फरपुर से हूं। वैशाली का इतिहास है एक, अशोक, राजगीर, नालंदा। व्हाई डोंट वी डेवलपिंग दीज एज अ टूरिस्ट स्पॉट? आप देखो राजस्थान में कैसे उन्होंने टूरिज्म को अट्रैक्ट किया है और कैसे वो अब अपने इकोनॉमी को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, आज हम बात कर रहे हैं, सरकार दरभंगा और मिथिला कल्चर को प्रमोट कर रही है, सीतामढ़ी के बारे में बात हो रही है, मधुबनी आर्ट के बारे में बात हो रही है, मखाना के बारे में बात हो रही है, लेकिन हम इसको कैसे प्रमोट करें? ये अभी क्यों रही? हम 50 साल, 60 साल, 70 साल से क्या कर रहे थे? मखाना तो आज तो नहीं आ रहा है बिहार में, मधुबनी आर्ट आज से नहीं शुरू हुआ है, लीची आज से नहीं आया मुजफ्फरपुर में, लेकिन कोई फूड प्रोसेसिंग प्लांट नहीं बना है मुजफ्फरपुर में। यहाँ के युवा, यहाँ की महिलाएं बेरोजगार हैं, और जब तक आप युवा और महिला को रोजगार नहीं दोगे, अर्थव्यवस्था सशक्त नहीं बनेगी। So you need to utilize youth, you need to utilize women in developing the economy. अन्य राज्यों ने किया है और तभी वो अग्रिम श्रेणी में है। सिर्फ राजनीति करने से नहीं होगा, हर जगह राजनीति की आवश्यकता नहीं होती है। सामाजिक तौर पे जब तक एक सर्विस की मेंटालिटी नहीं रहेगी, सेल्फलेस सर्विस की मेंटालिटी नहीं रहेगी, देश से, राज्य से, अपने मिट्टी से प्यार नहीं रहेगा जैसे एक जमाना में था लोगों को, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे उद्योगपति को भी सोचना पड़ेगा। जो बिहार के जो आजकल के जो उद्योगपति हैं, जैसे मेदांता ग्रुप के अनिल अग्रवाल जी हैं, क्यों नहीं एक मेटल का बहुत बड़ा प्लांट लगाते हैं? सोचते क्यों नहीं एक मेटल का प्लांट लगाने का बिहार में? हमारे आर के सिन्हा जी हैं, जिनकी SIS ग्रुप है, जिन्होंने बहुत सारे सिक्योरिटी पर्सनल्स को रोजगार दिया है। तो आज के उद्योगपति इसके बारे में ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, सोचे कि कैसे बिहार को अग्रिम श्रेणी में लेके आया जाए। और ये हमारा दायित्व है, ये हमारा धर्म है। दिस इज आवर ड्यूटी टू थिंक अबाउट इट। आज आईटी में, मैं आईटी क्षेत्र से आता हूं, आईटी में बहुत राज्य बहुत आगे बढ़ गए हैं। सरकार क्यों नहीं SEZ बनाती है? टैक्स कम कर दे, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर दे, ईज ऑफ बिजनेस ले आए, ताकि आईटी कंपनीज आए। वो डर के नहीं आते हैं। अभी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स बनने की बात होती है। बिहार के टैलेंट हैं जो बाहर माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, गूगल में जाके काम करते हैं, इंजीनियर्स बनते हैं, फेसबुक पे फोटो डालते हैं, यूएस में यूरोप में रील्स बनाते हैं। लेकिन कभी उन्होंने सोचा कि बिहार में जो पिछड़े रह गए, उनके भाई, जो लोग पीछे रह गए, उनको कौन देखेगा? उनके बारे में कौन सोचेगा? तो दोस्तों, मेरा ये मानना है कि बिहार को और भारत को अगर 2047 में एक डेवलप्ड नेशन बनना है, अमेरिका और चाइना से compete करना है, तो बिहार ही इसको नंबर 1 पे ले जा सकता है। आप जब तक बिहार को ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे, बिहार को आगे नहीं लेके जाएंगे, ये जो सपना है डेवलप्ड नेशन का और इंडिया ओवरटेकिंग चाइना, अमेरिका इकोनॉमी, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। तो जहर से पहले बिहार सेंटर ऑफ नॉलेज था, नालंदा, और उस जमाने में उसको रिविजिट, उसको रिक्रिएट करना पड़ेगा। और इसमें हम सभी को साथ मिलकर काम करना पड़ेगा, और तभी दोस्तों ये संभव है।
मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप इसके बारे में सोचें और कमेंट करें, सुझाव दें, ताकि हम इसको और इस संवाद को आगे ले जा सकें।